अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूरी चार्जशीट पढ़ के सुना दी है। उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के जवाब में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो खत लिखा है और जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने की वजूहात बताई हैं, ये पूरी एक चार्जशीट है। क्या इससे कोई आगे आने वाले दिनों में मजीद कोई इसके असरात भी पड़ेंगे चीफ जस्टिस के इस खत के या नहीं, तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है कल सीनियर सहाफ़ियों से, एंकर पर्सन से। उनको मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के हवाले से क्या बताया, मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुज़ाकरात हुए वो क्या डिस्कस किए गए थे मुज़ाकरात के दरमियान। पीपल्स पार्टी ने जो मुज़ाकरात के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के साथ इंगेज किया था वो क्या तफसीलात थी, और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अहम बात मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाई थी, वो क्या थी, और शाहिद अफरीदी किसका पैगाम लेके मौलाना फजलुर रहमान से मिलने आए थे। ये तमाम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे IMF की तरफ से लोन अप्रूव हो गया पाकिस्तान का। इससे आम आदमी और आम जो अवाम है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या महंगाई और गुर्बत में कमी होगी या नहीं होगी, लोगों को सस्ती जो है वो अशिया ज़रूरिया वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इस IMF के पैकेज के बाद। इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया है और उनसे रहनुमाई मांग ली है। इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि आगे इसका आउटकम क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से। जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक ख़त लिखा है और उसमें जो उनके खिलाफ चार्जशीट उन्होंने बताई है वो एक इटसेल्फ जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के बतौर जज उनके कंडक्ट के ऊपर एक सवालिया निशान उठता है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने जब ये तफसीली फैसला आया था तो उस दिन भी ये बात की थी कि जब जजेस को ये टेन्योर सर्टेनिटी का एक वो होता है कि वो कोई काम करें या ना करें, वो चीफ जस्टिस फिर भी बन जाएंगे अगर उनका ये जो एक उनकी उसमें आता है कि वो चीफ जस्टिस होंगे मुस्तकबिल के, तो काम करने ना करने के बावजूद भी ये चीफ जस्टिस बन जाते हैं। फिर इसलिए लोगों को रिलीफ देने की बजाय फिर वो फारिग औकात में फिर इस तरह की सियासत को ही या इस तरह की जो है वो ये काम करते हैं। जैसे आज जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उन्होंने इस हवाले से ये जो पॉइंट आउट की हैं, उन्होंने 11 नुकात जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को अपने ख़त में बताया है कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को क्यों निकाला है। पहला तो वो यही वो कहते हैं कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनको निकालने की वजह ये है कि उनका वो जो काम करते हैं 11 बजे तक बेंचेस में वो काम करते हैं, 11 बजे के बाद वो बिल्कुल काम नहीं करते, कोई बेंच में नहीं बैठते। जो साथी जजेस जो मुख्तलिफ बेंचेस में इनके साथ शामिल होते हैं उनको भी इनसे कंसर्न्स हैं और उन्होंने इन कंसर्न्स का इजहार कई दफ़ा किया है। ये बात वही बात है कि ये उनको पता है कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है 2027 में 28 में, जब भी बनना है उनका, तो वो काम करें या ना करें उसका कोई उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से रिव्यू नहीं होगा, और ना ही ये कि उन्होंने कितने मुकदमात का फैसला किया है या नहीं किया। उसके बावजूद भी जब ये उनको एक श्योरिटी और सर्टेनिटी है कि वो जो है वो काम ना भी करेंगे तो तब भी चीफ जस्टिस बनेंगे, इसलिए ये काजी फायज ईसा ने भी यही पॉइंट और ये नुक्ता उठाया है कि ये ऐसा नहीं चल सकता। फिर ये उन्होंने उसका जो दुरुस्त रवैया है, जो अपने जो साथी जो जजेस हैं उनके हवाले से भी बात की कि ख़ासतौर के ऊपर जो एडहॉक जजेस लगाए गए हैं, 2 एडहॉक जजेस वो इनसे सीनियर थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस जो मियाँ खैल जो हैं मज़हर आलम मियाँ खैल, ये दोनों इनसे सीनियर थे, लेकिन उनके साथ इनका रवैया और उनको जस्ट एक महदूद कर दिया गया है चंद 100 केसेस के हवाले से कि यही सुनेंगे, उसके अलावा वो किसी बेंच में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जजेस कमेटी ही तय करती थी कि किस बेंच में किस जज को होना चाहिए। तो ये जस्टिस मुनीब अख्तर इन एडहॉक जजेस को किसी अहम जो बेंचेस हैं उसमें बिठाने के हक में नहीं थे, और जो 1100 कुछ केसेस हैं मखसूस किस्म के उन तक ही इनको महदूद रखा हुआ है। फिर उसके साथ साथ ये कि ये छुट्टियां जो है वो जजेस के हवाले से जब इनसे कोई बेंच की अवेलेबिलिटी की बात की जाती तो वो
छुट्टियों का कह देते कि वो छुट्टियों के ऊपर हैं गर्मियों की, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी जो मामलात हैं उसमें चाहे वो कमीशन की मीटिंग हो, कमेटी की मीटिंग हो, उसके लिए मौजूद होते थे। तो ये अपने काम से जो है वो सरगर्दानी करने वाली बात है। इसके हवाले से उन्होंने वो पॉइंट आउट किया। फिर साथ मजीद उनका जो जुडिशल कमीशन के इजलास में जो उन्होंने एक कमीशन के मेंबर यानी अटार्नी जनरल से जो बदतमीजी की, ख़ास तौर के ऊपर उनकी कोशिश थी कि ये पता चल सके कि हुकूमत कौन सी आईनी तरमीम ला रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जब ये अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया कि ये उनका काम नहीं है और ना ही ये इस जो जुडिशल कमीशन था उसकी उसमें एम्बेट में आता है कि वो बताएं कि ये जो हुकूमत है आईनी तरमीम में क्या क्या चीज़ें सामने ला रही है, उसके बाद ये नाराज़ होकर उठ के चले गए थे। फिर एक और चीज़ जो बड़ी अहम मैं समझता हूँ कि उन्होंने पॉइंट आउट की जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, वो ये कहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत जो अहम आईनी मुकदमात हैं वो 14 दिनों में सुनने होते हैं। तो ये जस्टिस मुनीब अख्तर ख़ासतौर के ऊपर ये रिव्यू जो मखसूस नशिस्तों वाला था या बाकी जितने मुकदमात ख़ास तौर पे 63A हो गया या फिर उसके साथ साथ जो जजेस की ऑडियो लीक्स के हवाले से हो, ये इस तरह के मुकदमात के लिए अवेलेबिलिटी का वो नहीं कि मैं छुट्टियों के ऊपर हूँ, ये जो है वो एक उन्होंने एतराज़ उठाया है। फिर साथ साथ ये भी कि ये स्टे ऑर्डर देने में तो देर नहीं लगाते लेकिन उसके बाद मुकदमात को दोबारा टेकअप नहीं करते। जो लोग जो साइलीन होते हैं उनको जल्द अज जल्द अगर इंसाफ फराहम किया जाए तो उससे जो है वैसे ही काफ़ी बेहतरी आ सकती है जो निज़ाम इंसाफ है उसमें। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ये इस हवाले से हमेशा से उन्होंने वो कहते हैं कि स्टे देने के बाद ये फिर उस जो केस है उसकी दोबारा समाअत नहीं करते, फिर फैसले नहीं लिखते इस तरह। तो ये वो जो एक फहरिस्त थी 11 जो इनके हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर, तो ये एक्सपेक्ट अब यही किया जा रहा है कि अब उनकी तरफ से भी जस्टिस मंसूर अली शाह वो जवाब दें या जस्टिस मुनीब अख्तर, क्योंकि ये डायरेक्टली अब चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ये सारे सवालात उठाए हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी अपने जो है वो इन इल्ज़ामात के दिफा में वो कोई ना कोई जवाब देंगे, चाहे वो मुकदमात की डिले के हवाले से हो कि वो क्यों मुकदमात को डिले कर रहे हैं, जितने अहम नौइयत के आईनी मुकदमात हैं उनको लेके बैठ गए हैं। फिर इस तरह जो एडहॉक जजेस उनका आइन में वही उनके पास भी इख्तियारात हैं जो बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके पास होते हैं। तो ये तमाम वो मामलात हैं जिनका बहरहाल जवाब देना चाहिए जस्टिस मुनीब अख्तर को, क्योंकि ये सुनने में आया जब ये माजी में भी इस तरह का जस्टिस मुनीब अख्तर जब ये जस्टिस बंदियाल उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे या उससे भी पहले, तो ये हमेशा से उनके हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। बहरहाल ये अब जो उनकी तरफ से जवाब आता है वो देखना होगा कि वो क्या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जवाब देते हैं। लेकिन ये आने वाले दिनों में मजीद जो लड़ाई है वो सख्त होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा, अब काजी फायज़ ईसा साहब ने उसका जवाब दिया, उससे ज़्यादा सख्त जो है वो जवाब दिया है। अब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी अपनी जो है वो क्लैरिफिकेशन देंगे इस हवाले से, वो क्या होती है, वो कितनी सख्त होती है। ये अदलिया का जो तमाशा है ये हर गुजरते दिन के साथ पहले ऐसा कभी नहीं होता था। जिस तरह जज पहले इदारों के दरमियान तो लड़ाई हो सकती थी, लेकिन अब ये अदलिया के अंदर जो इस तरह की जो लड़ाई है उससे जग हसाई हो रही है इस अदलिया की, और लोगों का जो ख़ास तौर के ऊपर इनके ऊपर एतमाद उठता जाएगा कि ये तो सारे अपने अपने जो टेन्योर हैं या अपने अपने ओहदों के लिए या उनको बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये आम आवाम को क्या इंसाफ देंगे। इससे जो अदलिया की अपनी रिट है मैं समझता हूँ कि वो कमज़ोर होगी और हर गुजरते दिन के साथ ये एक मजाक बनता जाएगा। अदलिया बतौर एक इदारे के तौर के ऊपर अपने इनके जो ज़ाती मफादात हैं ये उसको बालाए ताक रखे हुए हैं। जो आम आवाम है उनको इंसाफ नहीं दे रहे, जो अहम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उसके लिए भी ये अपने मफादात को पहले देखते हैं कि इससे कहीं जजेस का या जुडिशरी का अदलिया का कोई जो इंटरेस्ट हैं वो तो हर्ट नहीं हो रहे। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक जो है वो मामला है कि किसी मुल्क की जुडिशरी इस तरह डिवाइडेड और इस तरह लड़ रही हो, तो उससे आम आवाम को फिर ना इंसाफ मिलता है और ना ही ऐसा मुआशरा कभी तरक्की करता है। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने जो चंद एक सहाफ़ियों
सीनियर जो एंकर्स हैं और सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की कल, और उनको ख़ास तौर के ऊपर ये जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए आइनी तरमीम के हवाले से, उस पे दरअसल ये मुलाकात बुलाने की जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि जो हमें इससे अंदाज़ा लगा है कि मौलाना अपना जो है वो जहन बना चुके हैं। ये वो कहते हैं कि ये हमारा एनालिसिस है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। मौलाना अपना जहन बना चुके हैं आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के हक़ में जो है वो आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए, और उससे पहले ये मुख्तलिफ मकतबा है फ़िक्र से जो ये मुशावरत और यूँ कह लें कि ये उनको एतमाद में लेने की एक जो है वो उनकी एक्सरसाइज है, ताकि ये क्योंकि सहाफ़ी कल को मौलाना के ऊपर ये क्रिटिसिज्म ना करें कि मौलाना हुकूमत के हाथों बिक गए हैं या ओहदों के लिए जो है वो उन्होंने आइनी तरमीम का साथ दिया है हुकूमत का। तो ये एक कल जो सहाफ़ियों से मिले हैं, वो 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, सब यही कहते हैं कि मौलाना जो है वो आने वाले दिनों में हुकूमत का साथ देते हुए आइनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। फिर मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ियों से पूछा। अमार मसूद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वी न्यूज़ के जो है वो हेड हैं, उनसे बात हुई तो वो बताते हैं कि 3-4 चीज़ें अहम थी जो मौलाना फजलुर रहमान ने हमें बताई हैं तमाम सहाफ़ियों को इस हवाले से। पहले नंबर पे तो वो कहते हैं कि जो आइनी तरमीम के हवाले से वो कहते हैं कि जो मुसव्विदा था, उनके पास जो मुसव्विदा था वो डिफरेंट था, जो पीपल्स पार्टी के पास मुसव्विदा था वो डिफरेंट था। यानी जो मौलाना फजलुर रहमान को जिस मुसव्विदे की शिक्कें दिखाई गई थी वो कुछ और थी, और जो पीपल्स पार्टी के पास जो शिक्कें थी ये डिफरेंट थी। तो उसको इस वजह से वो कहते हैं उनको हैरानगी हुई कि ये क्या उनके साथ कोई ब्लफ किया जा रहा है इस तरह। फिर दूसरा ये कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है उनका इत्तफाक है हुकूमत के साथ, वो जो है वो आइनी तरमीम के हवाले से इनका वो कहते हैं इत्तफाक है। उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल दी कि वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे 67 ईयर होता है। फिर जो चीफ जस्टिस के टेन्योर के हवाले से भी वो कहते हैं कि ये टेन्योर ये नहीं होना चाहिए जो रिटायरमेंट की एज इतनी होनी चाहिए, बल्कि जो टेन्योर है उसको स्पेसिफिक कर देना चाहिए कि 3 साल कोई चीफ जस्टिस रहे या 2 साल चीफ जस्टिस रहे, उम्र उसकी चाहे जितनी हो। तो इस पे जो है वो कहते हैं कि कुछ सजेशन उन्होंने हुकूमत को दी हैं और बताया है कि उनकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से। तो फिर ये अमार मसूद साहब से मैंने पूछा कि पीटीआई के हवाले से क्या उनकी तरफ से वो बताया गया है कि क्या वो पीटीआई भी इस हवाले से कोई वोट देगी हुकूमत को ये आइनी तरमीम के हवाले से। तो वो बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से बताया कि उनकी कोशिश है कि पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेके मुत्तफिका तौर के ऊपर आइनी तरमीम कराई जाए, क्योंकि ये किसी एक दो सियासी जमात के लिए आइन में तरमीम नहीं होती, ये पूरे मुल्क के लिए होती है। तो कोशिश यही है कि वो पीटीआई को भी ऑन बोर्ड ले आएँ। इस पे वो काम कर रहे हैं। इस हवाले से मैंने, आपको याद होगा जब ये मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें हो रही थी हुकूमत की तरफ से, तो उस टाइम भी मैंने ये रिपोर्ट किया था कि मौलाना फजलुर रहमान को ये ड्यूटी दी गई है कि वो पीटीआई को भी मिला के मुत्तफिका एक आइनी तरमीम लाने की कोशिश करें। बहरहाल इस पे उन्होंने ये बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को मनाने की। फिर साथ मिलिट्री कोड के हवाले से उन्होंने कहा कि शायद मौलाना इस पे भी मान जाएं। अमार मसूद साहब कहते हैं कि जो उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि मिलिट्री कोड के हवाले से भी शायद वो मौलाना फजलुर रहमान मान जाएं, लेकिन उसमें एक शर्त होगी, शायद वो सनशाइन क्लॉज की होगी, यानी वो जो है वो एक टाइम स्पेसिफिक होगी कि इतने साल के लिए, 1 साल या 2 साल के लिए ये जो है वो मिलिट्री कोड को जो है वो काम करेगा, या एक स्पेसिफिक एरिया के हवाले से हो सकता है। यानी अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उनको निकालने के हवाले से ये हो सकता है कि उसमें सनशाइन क्लॉज लगा दी जाए, या फिर इस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ट्रबल्ड एरियाज़ हैं उसके लिए हो सकता है सनशाइन क्लॉज लगा के ये मिलिट्री कोड के लिए भी शायद उसकी फेवर में मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे। फिर मैंने पूछा कुछ और सहाफ़ियों से कि जो मुख्तलिफ सहाफ़ी गए हुए थे, हर एक का अपना अपना एक वो होता है किस सहाफ़ी ने कौन सा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। तो उस पे हामिद मीर साहब ने, जो मुझे कुछ जो इस मीटिंग में शामिल थे वो लोग बताते हैं कि हामिद मीर साहब ने पूछा मौलाना फजलुर रहमान से कि शाहिद अफरीदी किसका पैगाम लेके आए थे आपके पास मुलाकात करने के लिए। उस पे मौलाना ने कहा कि कोई उन्होंने वो किसी मुलाकात के हवाले से नहीं, वो अपनी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से उन्होंने मुलाकात की है और उनके साथ वैसे दुआ सलाम और इस तरह का ताल्लुक वास्ता है, इसलिए वो कोई पैगाम लेके नहीं, एक आम मुलाकात थी जो रस्मी मुलाकात थी।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बहरहाल इससे ये जो 2-3 सहाफ़ियों से मैंने बात करके पूछा, वो कहते हैं मौलाना बिल्कुल तैयार हैं आइनी तरमीम के लिए। अब ये हुकूमत के ऊपर है कि वो कब इस हवाले से आइनी तरमीम पेश करती है और कब ये इसका मामला जो शुरू होता है। इस पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शायद अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये काम हो जाएगा। इस पे मज़ीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत के, वो कामयाब हो गए और IMF की तरफ से पहली जो है वो किस्त जारी करने के लिए भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो वो $7 अरब वाला लोन पैकेज जो है वो मंजूर होने के बाद $1.1 बिलियन वो फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान को रिलीज़ हो जाएगा। अब जो इसमें जो सबसे अहम और बेहतर बात है वो ये है कि IMF की तरफ से ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान 3 साल तक ये IMF के इस प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू किया उसने, तो इट मीन्स कि वो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये एक इतनी बेहतरीन गारंटी है जो IMF की तरफ से दी गई है, इससे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है। ख़ास तौर के ऊपर जो मेरी जितने भी जो इकोनॉमिक या माशी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हुई, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी करने के लिए या सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन ये जो IMF की तरफ से अब गारंटी दी गई है 3 साल वाली, तो इट मीन्स के सरमायाकार भी अब ये घबराएंगे नहीं और ये सोचेंगे नहीं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है इसलिए उनका सरमाया डूब ना जाए। क्योंकि IMF की तरफ से ये गारंटी दी गई है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा और पॉजिटिव स्टेप है कि अब सरमायाकार भी बिला खौफ व झिझक ये कर सकते हैं, सरमाया लगा सकते हैं। फिर मैंने जो है इस हवाले से मुख्तलिफ एक्सपर्ट से ये पूछा कि इससे आम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो ये कहते हैं कि इससे कोई शहद और दूध की नहरें नहीं बहेंगी, लेकिन ये है कि जो एक माशी तौर के ऊपर तनज़ली और जो बहरान पैदा होने का खदशा था वो टल गया है। पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव हो सकती है इकॉनमी। लेकिन फिलफोर अवाम के लिए ये चीज़ें जो है वो इस तरह कोई ऐसा नहीं है कि फिलफोर जो है वो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी या फिर उसके साथ साथ जो दीगर महंगाई है वो कम होगी। ये तमाम चीज़ें, महंगाई बढ़ेगी नहीं, उसकी कमी में जो है वो थोड़ी सी वो वक्त लग सकता है। तो ये एक ओवरऑल जो जितने भी लोगों से बात हुई वो ये कहते हैं कि ये एक बेहतर पाकिस्तान के लिए हुआ, ख़ासतौर के ऊपर जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेट्रोलियम प्राइसेस भी कम हो गई हैं, वो $73 या 70 के अराउंड है। तो उससे ये है कि पाकिस्तान का जो ऑयल की इंपोर्ट है वो सालाना उसमें भी $4-5 अरब की पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। ये कोई दुनिया का कोई मुल्क जो है इतनी बड़ा रिलीफ नहीं दे सकता। तो ये इस हवाले से भी पाकिस्तान बड़ा लकी है कि ये इनको इतना बड़ा ये रिलीफ भी मिलेगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो माशी तौर के ऊपर बेहतरी की तरफ अब गामजन है। इस पे मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब आखिरी बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के हवाले से वो किया है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके कि एक तरफ हमारे पास इलेक्शन एक्ट है और स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने ख़त लिख दिया है कि इसके ऊपर अमल दरामद करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप हमारे फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। तो आप हमारी रहनुमाई करें कि हम किसके ऊपर अमल दरामद करें, क्या सुप्रीम कोर्ट और के फैसले के ऊपर या जो पार्लियामेंट की जो एक कानून साजी है उसके ऊपर अमल दरामद करें। तो इस पे हमारी रहनुमाई करें। मैंने कल अपने प्रोग्राम में बताया था कि इलेक्शन कमीशन के पास 2 ही रास्ते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा वापस जाएं या फिर रिव्यू के हवाले से वो करें। तो उन्होंने यही एडवाइजरी वाला वो किया है। अब देखते हैं कि इस पे वो क्या फैसला देते हैं, क्योंकि ये अब मामला चीफ जस्टिस के पास आएगा। अब नई कमेटी आ गई है। इस पे मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई इस हवाले से बेहतरी की तरफ जो है वो चीज़ें आगे जाएंगी। इस पे जो मज़ीद अपडेट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी जवाब या पेशरफ्त हुई वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जब भी हुआ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।